आपने अभी जिक्र किया कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का फैसला जो है वो पाकिस्तान में तमाम सूरत हाल पे आपकी पार्टी जो है वो भी गहरी नज़र रखी हुई है। क्या समझते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सब हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो कैरी रोगर बिल के तहत जो हमारा हिस्सा था उसमें कमी हुई है, तो उस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं कि बाज़ मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों की मुखालफत की वजह से जो है वो आपको अपना हक नहीं मिल रहा है। इसमें कितनी हद है? किन की मुखालफत की सारी? नहीं जी, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं, मुख्तदर क़ुव्वतों की बात नहीं है, लेकिन जो मरकज़ी हुकूमत के वो इदारे जो इसको हैंडल कर रहे थे उन्होंने मिस हैंडल किया, हमारा ये ख्याल है। यानी किसी मुख्तदर क़ुव्वत को इसमें क्या दिलचस्पी होगी कि हमारे सूबे का हिस्सा ना आए, लेकिन असल बात यह है कि जो मरकज़ी इदारे इसको डील कर रहे थे उन्होंने ठीक तरह से डील नहीं किया है। और जहाँ तक कि इस बात का ताल्लुक है कि वहाँ कबायली इलाके के बारे में हम वक्तन फ़ौक्तन कहते रहे हैं कि वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कार्रवाई की हम बात कहते रहे हैं कि हमारे सूबे में अमन कायम हो नहीं सकता अगर वहाँ पर जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। मिसाल के तौर पर पेशावर में हम बैठे हैं, पेशावर की 3 तरफ कबायली इलाके हैं, मोहम्मद एजेंसी है, खैबर एजेंसी है, दरादम खेल है। अगर वहाँ पे दहशतगर्द बैठे रहेंगे तो यहाँ पर हम और आप अमन से कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ, मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि कबायली इलाके में दहशतगर्दी से कबायली अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। कबायली अवाम दहशतगर्दी का शिकार हैं, विक्टिम्स हैं, परपिट्रेटर्स नहीं हैं, यानी उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारे खुद सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। लेकिन इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि अगर पेशावर को हमने महफूज करना है तो ये जो इसके गिर्द इलाके हैं इनकी सफाई तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर यहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। हम इस बुनियाद पर वहाँ पर कार्रवाई की बात करते हैं। खलील साहब ये बताइए कि इंटरनेशनल डोनर जो है उस तरह अट्रैक्ट नहीं हो सका पाकिस्तान की तरफ जितना डैमेजेस हो चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रोविंसेस जो है वो अपने रिसोर्सेज और अपनी उससे जो है काम करें। आप क्या समझते हैं कि आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो उस तरह डिलीवर कर रही है जिस तरह उसे डिलीवर करना चाहिए, और जो एक्सपेंसेस आपकी मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट उस पर आ रही है उसको आपने लो डाउन किया है टू प्रोवाइड मोर रिलीफ टू योर पीपल? जी, आपको शायद इसका पता भी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हमारा सारा जो डेवलपमेंट बजट है उसको हमने फ्रीज किया हुआ है। जो उसके अंदर नए प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं बनेंगे जब तक सैलाब ज़दगान की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। उसको हम डाइवर्ट करेंगे। ऑन गोइंग स्कीम चलेंगी जो पहले से चल रही हैं, नई स्कीमें हम तब शुरू करेंगे जब सैलाब ज़दगान की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी। तो सूबाई हुकूमत इस पॉलिसी पर अमल दरामद कर रही है और अपने सारे वसाइल सैलाब ज़दगान की रिहेबिलिटेशन के लिए उसने लगाए हैं। आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरे सूबे का दौरा किया है, स्मार्ट कार्ड उन्होंने बांटे हैं और हर जगह पे पहुंचे हैं वो, और जहां जहां लोग थे मुतासरीन थे उनकी शिकायत उन्होंने फर्स्ट हैंड सुनी है, और जो लोग बाहर रह गए थे उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो सूबाई हुकूमत के साथ जो वसाइल हैं वो पूरी तरह इसमें अमल दरामद कर रही है। बाकी बात रही इंटरनेशनल डोनर्स की, तो उसमें थोड़ी सी हम ये गुजारिश करेंगे कि थोड़ी सी डिले हुई है, मरकजी सतह पे डिले हुई है डेफिनेटली। यानी हम इंटरनेशनल डोनर्स को उस तरह से जल्दी से एतमाद में नहीं ले सके जितना लेना चाहिए था। मतलब हमारी सूबाई हुकूमत ने, तो आपको पता है इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस कब की हुई है। अब डोनर्स कॉन्फ्रेंस में ये होता है ना कि इस तरह तो नहीं होता कि आप कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो लोग जेबों से पैसे निकाल के आपके हवाले कर देते हैं। आप उनको ब्रीफ करते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं, वो अपनी हुकूमतों को कन्विंस करते हैं, उनकी हुकूमतें मंजूरी देती हैं, उसके बाद पैसे आते हैं। तो ये प्रोसेस डिले हुआ है। ये जो आपको नजर आ रहा है कि मैं हेजिटेशन नहीं है, मैं समझता हूँ कि दुनिया मदद देने को तैयार है। थोड़ा सा हमने यानी सुस्त रफ्तारी दिखाई है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने में सुस्त रफ्तारी दिखाई है। अब आपको पता है यहाँ इस सूबे में आप लोग शायद हैं, यानी यहाँ हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, यहाँ हमने NGOs की कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, कम से कम एक बार यहाँ हमने अपने साथी दोस्तों के साथ मशवरा किया, मुंतखब नुमाइंदों को हमने बुलाया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। तो ये जो स्टेक होल्डर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मरकजी सतह पे इसमें सुस्त रफ्तारी हुई है। ये बताइएगा कि अमेरिका जो कल तक तालिबान से बात करने के हक में नहीं था, आज हम देख रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली किसी तरीके से तालिबान से बात हो, और इसकी तस्दीक भी की गई है कि वहाँ पे बातचीत हो रही है ताकि वहाँ पे अमन आ सके। हमारे मुल्क में जो तबाही है इसी वजह से है जी कि वहाँ पे मसले हैं, उसका रिएक्शन यहाँ पे बना लोग माने। आपकी गवर्नमेंट ने जी कोशिश की, उनसे बातचीत माजी में हुई, बहुत अच्छी एफर्ट्स हुई, लेकिन शायद कामयाब ना हो सकी।
यहाँ पुख्तून कल्चर है, आप समझते हैं कि यहाँ पे तालिबान से दोबारा अमन के लिए बातचीत हो सकती है? एक तो बात यह है कि अफ़गानिस्तान को और यहाँ के हालात को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। ये ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट विल बी कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, यानी थोड़ी सी सूरत हाल में फ़र्क है। बात यह कि वहाँ पे बैन अक़वामी फ़ौजें आई हुई हैं, एक मुसल्लह तनाज़ा चल रहा है, एक तरफ एक आइन बना है, उनकी रियासत बनी है, सदर मुंतखब हुए हैं, पार्लियामेंट मुंतखब हुए, दूसरी तरफ उसके मुखालिफिन हैं जो उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल से कतन मुख्तलिफ है। यहाँ पे एक रियासती निज़ाम पहले से मौजूद है, यहाँ पे आइनी निज़ाम पूरी तरह से मौजूद है, यहाँ पे रियासत के रेट का मसला है। आपने कहा हमने मुज़ाकरात यहाँ भी किए, हमने मुआहदे किए और हमने मुआहदे किए, इसके बावजूद कि बहुत सारे बाहर लोगों ने मुखालफत की, अंदर लोगों ने मुखालफत की, हमने किसी मुखालफत को खातिर में नहीं लाया, क्योंकि हम वो करेंगे जो हमारे वतन के मफाद में होगा जी। लेकिन उन लोगों ने मुआहदे तोड़े और उन्होंने ये दिखाया कि वो यानी रियासती निज़ाम पर कब्जा करना चाहते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, दूसरे से तीसरे ज़िले की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जाहिर है कि इस बात की इजाज़त कोई रियासत नहीं दे सकती। तो जो रियासत को मानते हैं लोग, आइन को मानते हैं और मुसल्लह जदोजहद के बजाय बातचीत रखें, तो हम हर एक से बात करने को तैयार हैं। हमने कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन रेट की कीमत पे नहीं, रियासत के रेट की कीमत पे बात नहीं करेंगे। जो लोग रियासत को नहीं मानेंगे, रियासत उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी, लेकिन जो लोग रियासत की रेट को तस्लीम करेंगे, आइन को तस्लीम करेंगे, उसमें से हर एक के साथ बातचीत हो सकती है। खट्टर साहब, एफसीआर में तरमीम और फाटा इस्लाहात को ऐलान किया गया, तकरीबन 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है, अभी तक इस पर अमल दरामद की राह में क्या रुकावट है? और दूसरी बात ये कि आप लोगों की पार्टी पॉलिसी जो पहले आप मुतालबा कर रहे थे कि उसे मतलब खैबर में शामिल किया जाए या सियासी आज़ादी, आप लोगों का पार्टी पॉलिसी क्या है? सवाल जी, ये मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दूँ कि दूसरा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। बात यह है कि हमारी एक सोची समझी राय है, अवामी नेशनल पार्टी की सोची समझी राय है कि फाटा का बतदरीज और फाटा के अवाम की मर्जी और रजामंदी से हमारे सूबे के साथ उनको एक तरह से उनका इंज़िमाम होना चाहिए, उनकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको वजूहात दूंगा, बड़ी क्लियर वजूहात दूंगा। पहली वजह यह है कि ये एजेंसी सिस्टम शुरू हुआ 1870 से 140 साल पहले। इस 140 साल में फाटा के एजेंसियों में और उनसे जो मुल्हिक ज़िले हैं उनके दरमियान एक इंटीग्रेशन हुआ है, सोशल इंटीग्रेशन हुआ है, कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ है। जैसे आप सब यहाँ के लोग हैं, आपको पता है जंदूल और बाजौर को कौन अलग कर सकता है, मोहम्मद एजेंसी और चारसदे को कौन अलग कर सकता है, खैबर और पेशावर को कौन अलग कर सकता है, औरकजई और हांगू को कौन अलग कर सकता है, टल और कुरम को कौन अलग कर सकता है, बन्नू और बिरान शाह को कौन अलग कर सकता है, टांग को और जुनूबी हिंदुस्तान को कौन अलग कर सकता है। हमारी राय ये है कि इंटीग्रेशन ये जो पहले से 140 साल से हुआ इसकी बुनियाद पे हो, ये पहली दलील है। दूसरी दलील ये है कि जो फाटा के अंदर आबादी है, अगर उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतनी आबादी फाटा की हमारे सूबे में रहती है और वो हमारे भाई हैं। बाहर के लोग वो नहीं, हमारे लिए तो वो ऐसी है जैसे हम सब हैं। वो यहाँ पे वोट डाल सकते हैं, यहाँ पे मुलाजमत कर सकते हैं, कारोबार जैसे इस सूबे के लोग हैं, और क्योंकि हम हैं ही एक लोग हैं बुनियादी तौर पे। तो इसलिए अगर कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक अलग सूबा बनाया जाए, एक अलग अरेंजमेंट किया जाए, तो फिर ये जो यहाँ आबादी है फाटा की, इसके बारे में सवाल पैदा होंगे, जो ज़ाहिर है पेचीदगियाँ पैदा होंगी, सबके लिए पेचीदगियाँ पैदा होंगी, इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि ये जो हमारी सूबाई वजारतें हैं, महकमे हैं, ये सब ऑलरेडी फाटा में काम कर रहे हैं, तो एक पूरा निज़ाम पहले से वहाँ मौजूद है। आप इस निज़ाम को हटाएंगे फिर एक नया निज़ाम बनाएंगे, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। चौथी बात यह है कि जो फाटा के अंदर दरे हैं, वो अगर आप नज़र डालें जोग्राफिया पे तो सारे दरे आगे की तरफ खुलते हैं, सारे दरे, ये सैकड़ों साल से इसी तरह है, ऐसे नहीं है दरे, ये सामने की तरफ। जोग्राफिया का भी हुक्म है कि इसको मर्ज होना चाहिए, इस सूबे के साथ मिलना चाहिए, जोग्राफिया का भी, तारीख का भी हुक्म है। और सबसे आखिरी बात और अहम बात मैं कहना चाहता हूँ कि फाटा का बुनियादी मसला आइसोलेशन है, तन्हाई है, समाजी तन्हाई, सियासी तन्हाई, कानूनी तन्हाई। अब अगर आप इस तन्हाई को आप तब खत्म करेंगे जब आप इसको इस सूबे के साथ जोड़ देंगे, आप इसको अलग सूबा बनाने की कोशिश करें कि शायद इस तन्हाई में इजाफा कर दें,
اور یہ جو موجودہ مسائل ہیں شاید یہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں. یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ. لیکن یہ کہنے کے بعد پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب ہم فاٹا کے عوام کی مرضی سے کریں گے. وہ جس طرح چاہیں گے ہم وہ کریں گے. اگر وہ کہیں گے کہ وہ اس طرح نہیں ہے تو پھر ہم اس پر اصرار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ پھر آخری بات جو آپ نے کہی ہے کب ہوگا. آج اخبار میں نے دیکھا ہے کہ جو سمری ہے وہ گورنر سے پھر صدر کی طرف گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں اس پر فیصلہ ہو جائے گا FCR کے بارے میں. یہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ میں بھی کل لندن جاؤں گا اور پاکستان سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لندن جائے گا. فاٹا کے بارے میں کانفرنس ہے. اس کا عنوان یہی ہے کہ فاٹا کے اندر ریفارمز پر عمل درآمد. ہمارے گورنر صاحب بھی جا رہے ہیں, ACS فاٹا بھی جا رہے ہیں, مین پارٹیوں کے ذمہ دار لوگ. رضا ربانی صاحب پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں, میں بھی جاؤں گا. فاٹا سے بھی کچھ منتخب لوگ جائیں گے, سرکاری افسر بھی جائیں گے, شاید کچھ فوجی جرنیل بھی ریٹائرڈ اور حاضر سروس بھی ہوں گے. فاٹا کے بارے میں کافی بڑی کانفرنس لندن میں ہونے جا رہی ہے. تو میں آپ کو یہ تسلی دینا چاہتا تھا کہ فاٹا پر فوکس ہے, توجہ ہے. فاٹا کو کوئی بھولا نہیں ہے اور نہ بھول سکتے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے وجود کا حصہ ہیں. سر جو 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو پٹیشن فائل ہوئی ہے, سب سے زیادہ ریزرویشن جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اوپر ہے, جو 4 ارکان اپوزیشن سے ہوں گے, 4 حکومت سے ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہیں. یہ کمیٹی ہونی چاہیے. ایک تو جوڈیشل کمیشن ہے اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے. جی, اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے, لیکن میں جیسے عرض کیا ہمارے چیئرمین نے ہمیں پابند کیا کہ 1 نومبر کو میٹنگ ہونے کے بعد ہی رائے ہم ظاہر کریں تو بہتر ہے. جو پارٹی کی طرف سے جنرل رائے وہ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کی ہے. تفصیلی تجزیہ جو ہے وہ ہم 1 تاریخ کی بات کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی.